देखो इसमें विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में हेडिंग लिखवाए थे ना, विद्युत अपघट्यों के विलयन का प्रतिरोध और चालकता। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में, विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत अपघट्यों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, हो गया, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इन विलयनों के लिए भी, इन विलयनों के लिए भी इन विलयनों के लिए भी धात्विक चालकों की तरह या धात्विक चालकों में, धात्विक चालकों में धारा प्रवाह की तरह, धात्विक चालकों में धारा प्रवाह की तरह ओम का नियम लागू होता है, ओम का नियम लागू होता है। धात्विक चालकों में धारा प्रवाह की तरह ओम का नियम लागू होता है। हो गया, ये चीज देख सकते हो। कहने का मतलब धातुओं में धारा का प्रवाह किसके नियमानुसार होता है? ओम के नियमानुसार होता है ना। सूत्र था V बराबर I इंटू R, अर्थात जो विभव था बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या था, बराबर। ठीक है, तो अब देखो यहां पे V बराबर I इंटू R हो जाएगा। अब V तो निश्चित रहेगा किसी भी सेल के लिए, किसी भी सेल के लिए उसका विभव निश्चित होता है ना। जैसे हमने पढ़ा था शीर्षा संचायक सेल का विभव, शुष्क सेल का विभव, पीछे पढ़े हो। ठीक है, तो जब इनका विभव हम जानते हैं, फिक्स होता है, तो इसका मतलब V फिक्स है तो I और R का गुणनफल भी फिक्स होगा। अगर हम कह दें कि V का मान 2 वोल्ट है, कितना है 2 वोल्ट, तो I और R का गुणनफल तो फिक्स हो गया ना कि I इंटू R बराबर कितना होगा 2 होगा। हो गया ना। ये जो 2 होता है किसी सेल के लिए निश्चित होता है। अब जब तुमने एक सेल ले लिया, इसका विभव निश्चित हो गया 2 वोल्ट, तो इसका मतलब I गुणा R का मान कितना वोल्ट हो गया 2 वोल्ट हो गया। अब इसमें बदलाव नहीं होगा। I क्या है बहने वाली धारा, R क्या है प्रतिरोध, समझ गए। अब I और R का गुणनफल कितना होगा 2 नहीं, मान लो थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं जिससे आसानी से बदल सकें, 20 करते हैं। कितना करते हैं 20। तो हमने मान लिया कि इसका विभव था 20 वोल्ट, अर्थात I और R का गुणनफल कितना है 20 वोल्ट है। अब कैसे हो सकता है, जब धारा मान लो 10 बह रही थी तो प्रतिरोध कितना होगा? अरे 20 करना है तो कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 20 ही होना है, 20 से ज्यादा नहीं होना है। अब एक चीज सोचो, ध्यान से सोचना, प्रतिरोध था 2 ओम, तो धारा बही 10 एम्पियर की, और उसके बाद उसका विभव मिला हमको 20 मिला। उसके बाद देखो प्रतिरोध हम बढ़ाते हैं, प्रतिरोध क्या करें बढ़ा दें, तो प्रतिरोध जब बढ़ाएंगे 4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, होगा। तब भी कितना होगा 20। अगर प्रतिरोध घटा के 1 कर दें तो ये क्या होगा 20 हो जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो कि इस प्रतिरोध में परिवर्तन करने से धारा अपने आप बदल रही है, बदल रही है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला कि धारा और प्रतिरोध में कैसा संबंध होगा, उल्टा कि सीधा।
उल्टा संबंध होगा, सीधी सी बात है, तुम समझ सकते हो। 2 से बढ़ के 4 हुआ तो 10 से घट के 5 हो गया। प्रतिरोध बढ़ाए तो वो घट गया, घटा ना। उसके बाद इसका प्रतिरोध घटाए तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। उल्टा संबंध है ना। तो ये चीज को समझो ध्यान से कि प्रतिरोध बढ़ा तो धारा घट गई। धारा क्यों घट गई? क्योंकि प्रतिरोध बढ़ने से उसके मार्ग में रुकावट पैदा हो गई, जिससे उसकी चालकता क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई जी? कम हो गई। तो धारा का मतलब चालकता से है, चालकता से उसका संबंध है। किससे? चालकता से। तो समझ सकते हो प्रतिरोध का चालकता से क्या संबंध होता है? उल्टा संबंध। क्या संबंध होगा? उल्टा संबंध। इसलिए चालकता G का सूत्र बनता है 1/R। प्रतिरोध का ठीक उल्टा क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। क्यों? क्योंकि चालकता ही है जो धारा के प्रवाह में सहायता प्रदान करेगी। क्योंकि देखो, जब प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा के मार्ग में रुकावट आ रही है और धारा कम हो जा रही है, कम हो जा रही है ना। लेकिन अगर चालकता ज्यादा होगी तो चालकता उसको बढ़ाने का प्रयास करेगी, अर्थात चालकता इस धारा को बढ़ाने का काम करेगी, जबकि प्रतिरोध इस धारा को क्या करता है, घटाने का काम करता है। हो जाएगा। यही संबंध हमको यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में पढ़ना है। ये ओम ने धात्विक चालकों के लिए बनाया था, अर्थात जो हम लोग ये करंट वाला प्रयोग करते हैं उसके लिए। लेकिन जब अध्ययन किया गया विद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए, जैसे जो हम बैटरी, इसी से तो बैटरी की खोज हो गई, समझ गए। अगर यही तार वाला आज तक सोचते रहते तो हो चुका होता, तब बैटरी की खोज नहीं हुई होती। लेकिन जब हमने विद्युत अपघट्यों के विलयन में ऐसा काम किया तो हमने पाया कि विद्युत अपघट्यों के विलयन में भी ऐसा हो रहा है। कैसा? जैसा ओम का नियम है, तो विद्युत अपघट्यों के विलयन में भी धारा का प्रवाह हो सकता है, अर्थात करंट वहां से भी हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे निकाली गई कि विद्युत, जैसे इसमें धात्विक सुचालकों के लिए, धारा और प्रतिरोध में विपरीत संबंध होता है, वैसे विद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए भी धारा और प्रतिरोध में विपरीत संबंध होता है। अतः ओम का नियम विद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए भी लागू होगा। ठीक है, ये याद रखना। अब ओम का नियम विद्युत अपघट्य के विलयनों के लिए लागू होगा तो इसमें हम ओम की परिभाषा पढ़ते हैं, अर्थात प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ते हैं, और उसके बाद चालकता की परिभाषा पढ़ते हैं। क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकता। अगर हमें चालकता जानना है तो पहले प्रतिरोध जानना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा समझ चुके हो? जो धारा को कम करता है, अर्थात धारा कब कम होगी? जब उसके मार्ग में रुकावट पैदा होगी। धारा ऐसे सीधे चलती हुई जा रही है, उसको रास्ते में रोक दिया जाए तो आगे अपने उतनी वेग से जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, अर्थात धारा का प्रवाह कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध क्या है? जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, या किसी भी विद्युत अपघट्य में वह कारक जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रतिरोध कहलाते हैं। इनका मात्रक ओम होता है। प्रदर्शित करने के लिए हम ओमेगा का चिन्ह देखे हुए हैं। कौन सा वाला? ये वाला। ठीक है, उसके बाद इसका ठीक उल्टा हम चालकता का परिभाषा बना लेंगे। क्या परिभाषा बनाएंगे? कि धारा के मार्ग में सहायता प्रदान करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? चालकता कहलाते हैं। यह प्रतिरोध का ठीक उल्टा होती है। क्यों? क्योंकि जो रुकावट पैदा करेगा वो प्रतिरोध, जो सहायता प्रदान करेगा वो चालकता। तो दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हो गए कि नहीं हो? बस यही बात है। तो लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखे? ओम का नियम लागू होता है, हो गया ना। आगे देखो, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, किसी सुचालक के विभव, किसी सुचालक के विभव, कोष्ठक में लिखना V, तथा उसमें बहने वाली धारा I, तथा उसमें बहने वाली धारा I, और सुचालक के प्रतिरोध R, सब कैपिटल लेटर लिखना। उसमें बहने वाली धारा I और सुचालक के प्रतिरोध R में निम्न संबंध होता है, में निम्न संबंध होता है।
में निम्न संबंध होता है। हो गया? ये सूत्र लिख लो, V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। हो गया ना? डिब्बे में इसको बंद कर लो। हो गया ना? तो लिखो, नीचे लिखो। अतः अब इतना समझ चुके हैं हम कि जो सेल का V होगा निश्चित होगा, I इंटू आर भी तब निश्चित हो जाएगा। इसका मतलब I बढ़ेगा तो R घटेगा, या R बढ़ेगा तो I घटेगा। R बढ़ेगा तो I क्या होगा? घटेगा, अर्थात धारा कम होगी। तो जो धारा कम करने वाला कारक है वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध, अर्थात धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। तो लिखो, अतः यहां से परिभाषा है प्रतिरोध की, ये किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन के द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न होने वाला अवरोध या रुकावट एक ही है, उत्पन्न होने वाला अवरोध ही उस विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। उस विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। हो गया? तो ध्यान देना, धारा के मार्ग में रुकावट कौन पैदा करेगा? विलयन। विलयन अगर पतला है तो आयन आसानी से चलेंगे और धारा तेजी से बहेगी। विलयन अगर गाढ़ा है तो आयनों को चलने में परेशानी होगी, जैसा हमने कल की क्लास में चर्चा किया था कि जब ज्यादा लोग होंगे तो उनको चलने में क्या होगी? परेशानी होगी। तो इसीलिए उसका प्रतिरोध क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब क्या होता है? विद्युत अपघट्य क्या करते हैं? विद्युत अपघट्य, जब विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाया जाएगा तो उसमें जाके वो आयन देते हैं, वो आयन चलने लगते हैं। आयन चलने से धारा बहने लगती है। तो धारा के प्रवाह में सहायता कौन प्रदान करेगा? विद्युत अपघट्य, क्योंकि वही आयन बनाएंगे, उससे धारा बहेगी। ठीक है? तो विलयन में प्रतिरोध काम करेगा, विलयन का प्रतिरोध कहलाएगा, और विद्युत अपघट्यों की क्या कहलाएगी? चालकता कहलाएगी। तो विद्युत अपघट्य चालकता में योगदान देंगे और विलयन किस में योगदान देगा? प्रतिरोध में। ठीक है ना? विलयन उनको रोकने का काम करेगा, विद्युत अपघट्य चलने का काम करेंगे। हो जाएगा? तो लिखो, कहां तक लिखे? प्रतिरोध कहलाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम, इसका मात्रक ओम। ओम कोष्ठक में लिख देना, ये OHM या ओमेगा, ये वाला ओम या ओमेगा। हो गया? होता है
होता है। हो गया ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो अब तो ये हमारा प्रतिरोध के बारे में जान लिए। अब नीचे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग लिखो चालकता, छोटी सी हेडिंग, उसके अंदर लिखना शुरू करो चालकता की परिभाषा। जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत अपघट्य के विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो हो गया विद्युत अपघट्यों के द्वारा, तो विद्युत अपघट्यों के द्वारा, तो विद्युत अपघट्यों के द्वारा, तो विद्युत अपघट्यों के द्वारा धारा प्रवाह में दी गई सहायता, धारा प्रवाह में दी गई सहायता, धारा प्रवाह में दी गई सहायता ही उस विलयन की चालकता कहलाती है, उस विलयन की चालकता कहलाती है। हो गया ना, इसे G से प्रदर्शित करते हैं, इसे G से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल G रहेगा, इसे G से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, आगे लिखेंगे यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। हो गया, अतः नीचे सूत्र लिखेंगे काली पेन से, डिब्बे में बंद करेंगे। अतः चालकता G बराबर, अतः चालकता G बराबर 1/R, चालकता G बराबर 1/R, चालकता G बराबर 1/R। हो गया ना, अब देख सकते हो G का मान मिला 1/R, यहीं से इसके कुछ मात्रक भी हमको मिल जाएंगे। प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम। तो G का मात्रक क्या होगा? 1/ओम, या इसे हम लिखें प्रति ओम कहें, क्योंकि एक तो एक ही स्थिरांक है, 1/बटे को हम प्रति कहते हैं, और क्या हो गया? ओम। या ओम को नीचे से ऊपर लेके चले जाए तो ओम पे क्या हो जाएगा? -1। या ओम की स्पेलिंग क्या थी जी? OHM ना, इसको ऊपर लेके चले जाए तो इसको उल्टा कर दें, अर्थात OHM पे -1, इसको उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? MHO अर्थात महो हो जाता है। चालकता का एक मात्रक महो भी आता है। क्या आता है? महो। तो क्या क्या मात्रक हो गया? या एक मात्रक इसका विशेष साइमंस होता है, साइमंस। हो गया। तो चालकता के कितने मात्रक हो गए? 1/ओम को तो छोड़ो, क्योंकि यही प्रति ओम हो गया। प्रति ओम, या कहे तो ओम पे -1,
उसके बाद या कहें तो महो या कहें तो साइमंस। क्या कहेंगे? साइमंस। तो नीचे एक फिंगर इंडिकेट पॉइंट काली पेन से लिख लो, इसका मात्रक पूछा जा सकता है। लिखो, चालकता का मात्रक ओम पे -1, ओम हिंदी में लिखो ओम, उसके ऊपर -1 हो गया ना, या ये चिन्ह बना लो ओमेगा वाला, ओमेगा पे -1, ओम पे -1 या ओमेगा पे -1 हो गया, या प्रति ओम या महो आधा म फिर ह उस पे का मात्रा, या महो होता है, बता रहे, या महो होता है, हो गया। आगे लिखो, तथा चालकता का एसआई मात्रक चालकता का एसआई मात्रक सीमेंस या साइमंस, सीमेंस लिख लो चाहे साइमंस लिख लो, दोनों में से कोई एक। एसआई मात्रक सीमेंस कोष्ठक में लिख देना यस, या साइमंस कोष्ठक में लिख देना एस, होता है। एसआई मात्रक क्या है जी? एसआई मात्रक क्या है? मात्रकों का इंटरनेशनल सिस्टम। वही, किसमें रखते हैं इसको? मीटर किलोग्राम सेकंड अर्थात एमकेएस पद्धति में। ठीक है, याद रखे रहना। चलो, ये चालकता हो गई, चालकता यहां से समाप्त। तो अब हम आते हैं विशिष्ट प्रतिरोध पे आते हैं। नीचे अब हेडिंग लिखो, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो, प्रतिरोध क्या है? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला। ठीक है, तो अगर आयनों को लंबी दूरी तय करनी होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा कि कम? प्रतिरोध अधिक होगा, क्योंकि जितना लंबा दूरी तय करेंगे उतने ज्यादा थकेंगे ना वो, होगा कि नहीं ऐसा? आयन जितनी लंबी दूरी तय करेंगे रास्ते में उतने ही ज्यादा प्रतिरोध आएंगे। जैसे तुमको यहाँ से कदे पट्टी जाने के लिए सड़क पे 100 गड्ढे मिले, फिर यहाँ से कदे प्रतापगढ़ जाने के लिए सड़क पर 500 गड्ढे मिले ना, तो क्या दिखाई दिया हमको कि प्रतिरोध बढ़ गया ना जब दूरी बढ़ाते गए। तो इसका मतलब प्रतिरोध दूरी बढ़ाने पर बढ़ता है। तो कहें तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, क्योंकि लंबाई बढ़ी तो प्रतिरोध बढ़ेगा ना। उसके बाद अगर सड़क चौड़ी है, अर्थात कहें तो मोटी है, सड़क चौड़ी है, तब तो प्रतिरोध कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि खूब तेज से जाते हैं, जब 80-90 की स्पीड में बाइक चलाते हुए रास्ते में छोटा सा गड्ढा मिलता है तो उसके बगल से घुमा के निकाल लेते हो, इस टाइम निकाल लेते हो ना। अभी क्या हो, सड़क पतली सी उसी में घुस के जाना हो तो क्या 100 की स्पीड में निकालोगे? पहले ब्रेक मारोगे, उसका धीरे निकालोगे, उसको वहां से निकालोगे। तो क्या निष्कर्ष निकला? जब सड़क चौड़ी थी अर्थात मोटी थी, तब वो प्रतिरोध ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ। आया कि नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब चौड़ाई या मोटाई इस तरह से दिखेगी ना हमें, और जो इस तरह से प्लेन हमको दिखा, मान लो ये इतना मोटा है, तो इसका जो ये प्लेन हिस्सा दिख रहा है इसी रास्ते में जाएंगे ऐसे। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को चलना है तो इतनी दूर में जा सकते हैं ना।
तो ये इसका परिच्छेद क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? परिच्छेद क्षेत्रफल। तो ये चीज को ध्यान में रखो कि ये जितना मोटा होगा आयन उतने ही आसानी से चलेंगे। अगर इसी पतले इसको और पतला करके उसमें से इलेक्ट्रॉन भेजें और इतने मोटे में से उतने ही इलेक्ट्रॉन भेजें, किसमें आसानी से जाएंगे? जो मोटा है उसमें जाएंगे ना, तो किसमें उनको चलने में आसानी होगी? जो मोटा है। और जितनी आसानी से चलेंगे धारा उतनी ही ज्यादा बहेगी ना। तो एक फायदा भी हमको मिलेगा कि अगर मोटाई अधिक है अर्थात क्षेत्रफल अधिक है तो धारा अधिक बहेगी, और धारा अधिक बहेगी तो चालकता भी अधिक होगी। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि चालकता प्रतिरोध का उल्टा। चालकता अधिक हुई तो प्रतिरोध क्या हो गया? कम हो गया। तो लंबाई के तो समानुपाती था प्रतिरोध, लेकिन उसके क्षेत्रफल के क्या था? व्युत्क्रमानुपाती था प्रतिरोध। समझ गए? अब इन दोनों को हम एक साथ जब युग्मित करेंगे तो अनुक्रमानुपाती हटा के एक नियतांक लगाते हैं जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो लिखेंगे सबसे पहले इसमें हम, चूंकि किसी सुचालक का प्रतिरोध, चूंकि किसी सुचालक का प्रतिरोध चूंकि किसी सुचालक का प्रतिरोध, किसी सुचालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L, किसी सुचालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। हो गया ना? तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल स्मॉल एल, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए, अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए के, क्या लिखे हो? शुरू से बोलो, क्या लिखे? तथा बोले आगे, तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया ना? हो गया? अब देखो, पहले तो इसको समझ लो, तुम्हारा अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है क्या? मान लो एक सुचालक है ना, तो ऐसे होगा मोटा सा, जैसे हमारा मार्कर अभी दिखाई नहीं दिखा है। समझ लो ये हमारा मार्कर है, दिख रहा है ना? तो जो ये यहां से यहां तक दिखाई है तो इसकी क्या है? यहां से यहां तक क्या है? इसकी लंबाई L है ना? और ये जो सरफेस एरिया दिखा, ये वाला दिखा ना, यही इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। तो ये एरिया जो दिखा, यही इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल क्या है? A है। समझ गए? यही जितना मोटा होता जाएगा आयनों को चलने में उतनी आसानी होती जाएगी और धारा का प्रवाह उतनी ही तेज होगा ना? ये याद रखे है ना? इसीलिए जो खंभे पर देखो वायर लगाया जाता है वो मोटा होता है। खंभे पर जो वायर लगता है वो मोटा होता है। अभी पतला वायर लगा देना, पिघल के 2 दिन में गिर जाएगा नीचे। वो जो हम लोग केबल घर में लाते हैं, अगर उतना मोटा वायर लगा दे खंभे पर, वो पिघल के 2 दिन के अंदर नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे करंट काफी दूर से आता है ना हमारे यहाँ पे, और जब करंट काफी दूर से आएगा इलेक्ट्रॉनों को चलने में परेशानी होगी, दूरी ज्यादा होगी तो प्रतिरोध अधिक होगा, और जब प्रतिरोध अधिक होने लगता है,
जब प्रतिरोध अधिक होने लगता है तो जो विद्युत धारा है वो अपने ऊष्मीय प्रभाव को प्रदर्शित करने लगती है, अर्थात विद्युत धारा किस रूप में बदलने लगती है? ऊष्मा के रूप में बदलने लगती है। ऊष्मा के रूप में बदलती है तो तार धीरे धीरे क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। गर्म होने लगेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा और गिर जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा? घर में भी कभी कभी ऐसा होता है, देखो जब अचानक कभी लाइट तेज हो जाती है तार पिघल के आपस में सड़ जाते हैं और शॉर्ट कर जाता है, करता है ना। इसीलिए आज के समय में हम कॉपर वायर लगवा रहे हैं, क्योंकि कॉपर वायर का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, जिससे आयनों को चलने में ज्यादा रुकावट नहीं होती है। जब रुकावट नहीं होगी तार गर्म होगा? नहीं होगा। समझ गए? याद रखे रहना। अब देखो ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है, जितना मोटा होगा आयन उतनी ही आसानी से चलेंगे। तो अब हमने क्या देखा अभी कि अतः अब अपने सवाल पे आ जाओ। जो R था वो L के अनुक्रमानुपाती था, तथा जो R था वो क्षेत्रफल A के क्या था जी? व्युत्क्रमानुपाती था, अर्थात उल्टा था। हो गया ना? तो संयुक्त करने पर अगर दोनों को संयुक्त करोगे तो क्या होगा? जब तुम दोनों को संयुक्त करोगे तो कुछ होगा? R तो R इधर यही है, R को इधर एक बार लिखोगे और अनुक्रमानुपाती तुमको L इधर दिख रहा है और 1/A इधर दिख रहा है, तो दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो L गुणे क्या? 1/A। जो समान दिखा वो तो वही रहेगा, R करके R स्क्वायर करके कोई माथा थोड़ी पीटना है, हमको तो अनुक्रमानुपाती बनाना है ना। कि अगर R जो तुम्हारा L के समानुपाती है, R जो तुम्हारा 1/A के समानुपाती है, तो कहें कि R जो होगा L गुणे 1/A के भी समानुपाती होगा। होगा ना? अर्थात दोनों के गुणनफल के भी समानुपाती होगा। होगा? तो क्या करेंगे? R अनुक्रमानुपाती निकलेगा L/A क्या? A। अनुक्रमानुपाती हटा के बराबर लगाते हैं तो एक नियतांक लगता है रो। क्या लगता है? रो इंटू L बाई क्या? A। अगर हम रो को उधर रोकना चाहें तो R इंटू A बाई क्या आएगा? L। इसलिए रो का एक नया सूत्र बन गया, R इंटू A/L। बन गया कि नहीं बन गया? अब देखो यदि, चलो इसके आगे इसको कल पढ़ेंगे, इतना नोट कर लो। यहां से हमको विशिष्ट प्रतिरोध रो का सूत्र मिला, यही प्रतिरोध का सूत्र तुम फिजिक्स में भी पढ़ोगे, अगर हटाया नहीं होगा तब। हाँ, कक्षा 10 में भी तो वैसे रहा होगा, सब कुछ रहा होगा कक्षा 10 में, बस थोड़ा छोटा छोटा रहा होगा। ओम का नियम भी तो शायद 10 में था। चित्र चाहो तो बना लेना, उसके बाद इन सबको उतार लो फटाफट, बाकी चीजें कल देखेंगे। नीचे लिख दे यहां, जहां रो बराबर एक नियतांक जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसके नीचे लिखना है जहां रो बराबर एक नियतांक जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बनाई जाएगी। अभी तक जो लिखवाया ना ये परिभाषा नहीं थी, ये तो सूत्र निकालने के लिए काम किया गया था। लेकिन पता चला परिभाषा पूछे तो वही लिख दो, किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई L के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसकी परिभाषा नहीं है, याद रखे रहना। चलो बाकी चीजें करूंगी, नोट कर लो।